हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू हम समझेंगे पर्सनल प्रॉब्लम्स और पब्लिक इश्यूज़ में क्या रिलेशनशिप है और कैसे दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा सोशियोलॉजी क्या है वो, और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, उसका एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म है सोशियोलॉजी, यह टर्म फर्स्ट टाइम 1838 में अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। अगस्त कॉम्टे जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, बाद में वो सोशियोलॉजिस्ट भी बने, और अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त कॉम्टे के द्वारा ये टर्म दिया गया था 1838 में। अगस्त कॉम्टे जो हैं वो सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करने में, सोशियोलॉजी को एक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप करने के रूप में जो है उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, अहम रोल, इम्पोर्टेंट रोल जो है सो प्ले किया है। और वो पायनियर भी थे इस चीज़ में, क्योंकि उससे पहले सोशियोलॉजी और सोसाइटी के बारे में चीज़ें तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो कुछ पार्ट हिस्ट्री में, कुछ पार्ट जो है फिलॉसफी में, और अधिकतर चीज़ें फिलॉसफी के थ्रू कही जाती थी। सोसाइटी कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये एक फिलॉसफिकल डिबेट होता था। एक अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था जो कि सोसाइटी को कैसे पढ़ें, सोसाइटी को कैसे अच्छा सोसाइटी बनाया जा सकता है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो क्यों एग्जिस्ट करता है वो प्रॉब्लम, इस चीज़ को बताने के लिए कोई एक अलग डिसिप्लिन नहीं था। चूँकि अगस्त कॉम्टे जो हैं वो फ्रेंच सोसाइटी से बिलोंग करते थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो देख चुके थे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, उसके कारण जो है लोगों में जो प्रॉब्लम्स थी, जो गवर्नमेंट आई थी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो पुराने रूल्स रेगुलेशन, जो किंगडमशिप था, उसको जो राजा लोग थे वो छोड़ नहीं पा रहे थे। और इस दोनों के बीच का, यानी किंग और जो पब्लिक है, उस दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट के कारण जो और एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों का मानना था जो हम जिस सोसाइटी में पहले रहते थे वही सोसाइटी अच्छा था, हमें उसी के तरफ बैक करना चाहिए, यानी हमें पहले वाले सोसाइटी को अपना लेना चाहिए, वैसे ही रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था जो चेंजेज होते हैं वो कुछ बेटरमेंट के लिए होता है, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हो सकता अगर हम इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं अपने अंदर, कुछ न्यू रूल्स को अडॉप्ट करते हैं, तो फ्यूचर में एक बेटर सोसाइटी हमारे सामने आ सकता है। इस ग्रुप को जो मानने वाले थे उसमें एक अगस्त कॉम्टे भी थे, जिनका मानना था जो अभी जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और इस प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम एक अच्छे सोसाइटी को जो है सो जन्म देगा, एक अच्छा सोसाइटी बन के। और पिछला सोसाइटी जो था, यानी रिवॉल्यूशन से पहले की जो सोसाइटी थी, उससे बेटर सोसाइटी जो है हमें बाद में देखने को मिलेगा। इस चीज़ को मानने वाले थे अगस्त कॉम्टे, और इसलिए अगस्त कॉम्टे को फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले सोशियोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं, और इसलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। और बाद में बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आए, जैसे कॉम्टे आएंगे, दुर्खाइम आएंगे, वेबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, पार्सन आएंगे, यानी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आएंगे जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे। कुछ अच्छी चीज़ें जो रहेगा उसको अडॉप्ट करेंगे, जो उनको सही नहीं लगेगा उसको क्रिटिसाइज़ करके अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सोशियोलॉजी का, ये जो टर्म है सोशियोलॉजी, इसका क्या अर्थ होता है। तो सोशियोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला सोशियस, सोशियस का मतलब होता है एसोसिएट्स, यानी जो साथ में रहते हैं वो, एसोसिएट्स और कंपेनियन। ये एक लैटिन वर्ड है, और एक ग्रीक वर्ड है लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी और नॉलेज, यानी जो लोग साथ में रह रहे हैं उसके बारे में नॉलेज गेन करना, उसका स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। यानी सोशियोलॉजी का अगर हम एक अच्छा डेफिनेशन देख लें तो हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो ह्यूमन सोसाइटी है और
सोसाइटी के कारण, जो सोसाइटी ने जो इम्पैक्ट डाला है उसके कारण ह्यूमन का कुछ बिहेवियर होगा। यानी सोसाइटी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी का और सोशल बिहेवियर का। यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया साइंटिफिक स्टडी। ये साइंटिफिक स्टडी, सोशोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी कहने वाला जो पहला इंसान था वो अगस्त कॉम्टे ही था। चूँकि जिस समय एरा में अगस्त कॉम्टे थे उस समय साइंस जो है एक पीक पे था, न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इसलिए जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में साइंस को अधिक गौर से लोग सुनते थे, अधिक गौर से लोग देखते थे साइंस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए अगस्त कॉम्टे चाहते थे जो सोशोलॉजी को एक जिस तरीके से साइंस जो है सो कुछ रूल्स रेगुलेशंस देता है, कुछ लॉज होता है, कुछ फार्मूला होता है और उसके आधार पे साइंस काम करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से अगस्त कॉम्टे सोशोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे इसके इनिशियल डेज में। लेटर डेज में जो है सो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया, लेकिन शुरुआती में जब अगस्त कॉम्टे ने सोशोलॉजी को एक डिसिप्लिन के रूप में रखा तो उनका मानना था जो सोशोलॉजी को जिस तरीके से साइंस काम करता है वैसे ही काम करना चाहिए, वैसे ही सोसाइटी के बारे में कुछ लॉज डेवलप करेगा सोशोलॉजी, कुछ रूल्स देगा जो कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसको, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और सोसाइटी में प्रोग्रेस लाएगा। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं सोशोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है, किसका, तो सोसाइटी का। अच्छा, सोशोलॉजी का जो है सो मेन एम क्या है, तो कैसे पीपल इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, एक पीपल कैसे एक ग्रुप से इंटरेक्ट करता है, एक ग्रुप कैसे दूसरे ग्रुप से इंटरेक्ट करता है, इस चीज़ को वो सोशोलॉजी स्टडी करता है। कैसे सोशल स्ट्रक्चर जो है और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से मैरिज होता है या फिर कोई जॉब है या डिफरेंट स्कूल हो गया, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो फैमिली हो गया, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली कैसे काम कर रहा है, क्यों जो बड़ा है घर का उसके अंदर जो है जो छोटा है उसका पावर कम है और जो बड़ा है उसका पावर ज़्यादा है, इस चीज़ को कैसे जो है ये फैमिली जो है, एक फैमिली इस पूरे सोसाइटी के अंदर आ जाता है। यानी अगर हम देखें तो लेट्स कि किसी के फादर हैं, वो उसके फैमिली के हेड हैं, लेकिन अगर हम सोसाइटी में बात करें तो उस फादर के ऊपर भी कोई जो सोसाइटी में जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो ओल्ड एज पीपल होंगे, वो उसके भी हेड हो सकते हैं। तो ये फादर, अब किसी ए पर्सन का जो फादर है ये क्या हो गया, अब ये सोसाइटी में जो कोई बी जो कि एल्डर पीपल थे उसके अंदर आ गए, तो कैसे इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला पर्सन है। तो कैसे इंस्टीट्यूशंस जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटी का, वो कैसे काम करता है, इन सारे चीज़ों को जिसके अंदर पढ़ा जाता है वो डिसिप्लिन, वो सब्जेक्ट सोशोलॉजी कहलाता है। अब सोशोलॉजी जो है अभी पता चल गया, जो ये टर्म ही दिया गया था 1838 में अगस्त कॉम्टे के द्वारा। तो हम कह सकते हैं सोशोलॉजी जो है एज अ डिसिप्लिन ऑरिजिनेट कब हुआ था, तो मिड 90th सेंचुरी में, 90th सेंचुरी में। ये एक न्यू डिसिप्लिन है इन कंपैरिजन टू द अदर डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलॉसफी, ये एक न्यू डिसिप्लिन है। अब एक दूसरा टर्म, दो और टर्म को देखेंगे, पहला सोशल चेंज और दूसरा सोशल कंटिन्यूटी। हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है सोशल चेंज, दूसरा टर्म है सोशल कंटिन्यूटी। तो सोशल चेंज और सोशल कंटिन्यूटी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हर सोसाइटी जो है उसका कोई एक रूट्स होता है जहाँ से वो सोसाइटी, अभी जितने भी सोसाइटी एग्जिस्ट करते हैं, पहले ये समझते हैं, जितना भी सोसाइटी एग्जिस्ट करता है वो कभी ना कभी कोई एक सोसाइटी रहा होगा, एक सोसाइटी ए रहा होगा। बाद में इसी में जो है सो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, कोई जो है सो लेट्स कि वो फार्मिंग करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई कहीं जॉब करता होगा, या फिर ये जो बिज़नेस वाला है इसमें भी कोई गोल्ड का काम करता होगा, कोई सिल्वर का काम करता होगा, कोई आयरन का काम करता होगा। तो ये एक सोसाइटी के मेंबर डिफरेंट काम कर रहे हैं। यही जो है बाद में, और उसमें भी सब कैटेगरी है, वो डिफरेंट काम करने में भी सब कैटेगरीज है। अब ये एक अलग सोसाइटी लेटर बना लेगा, ये एक अलग सोसाइटी बना लेगा, ये एक अलग सोसाइटी, और इस तरीके से देखते हैं एक ही रूट से जो है अब कई सोसाइटीज़ बन गए। तो हमारा सोसाइटी ऐसे ही बना है। अब यहाँ अगर देखें तो ए सोसाइटी से लेटर जो है एफ, बी और जे बना। तो ए सोसाइटी का अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेट्स कि इसमें जितने भी लोग होते हैं इसका अगर डेथ होता है तो वो बड़ी नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्रीमेशन होता है, जलाने का काम होता है। ठीक है। अब इस सोसाइटी से जो है सो ये अलग अलग सोसाइटीज़ बने हैं।
तो ये क्या करेगा, ये गुण लेट्स की बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन लेट्स की अब ये एफ, बी और जे, ये जो न्यू कम्युनिटी बना है, ये जो न्यू सोसाइटी बना है, ये भी इस चीज़ को ये भी बरी नहीं करते हैं डेथ के बाद, बल्कि क्रीमेशन करते हैं, उसको जलाने का काम करते हैं जो जिनका डेथ हो जाता है। यही चीज़ लेट्स की अब जो न्यू सोसाइटीज़, उससे भी न्यू सोसाइटीज़ फर्दर बन गया जी, एस और आई, इसमें भी उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, जिसको बोलेंगे ये सोशल कंटिन्यूटी है। यानी जिस चीज़ को ए ने शुरू किया उस चीज़ को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। लेट्स की अब कोई एक सोसाइटी यहाँ से बना जो कि सिल्वर का काम करता था, ठीक है, इससे लेट्स की एक सोसाइटी बना जो कि सिल्वर का काम तो करता ही है और सिल्वर के साथ साथ कॉपर का भी काम करना शुरू कर दिया, इस तरीके से समझते हैं। और ये एक नया सोसाइटी बना और ये क्या करता है, अब ये अभी तक जो सारे में क्रीमेशन होते आ रहा था, अब ये क्या किया, स्टार्ट किया बरियल्स, यानी उसे दफनाने का काम शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, अभी जो सोशल कंटिन्यूटी चलते आ रहा था, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जो चीज़ जो ट्रेडिशन पास होते जा रहा था, उस चीज़ में इसने क्या किया, चेंज ला दिया। तो यही हो गया सोशल चेंज। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं सोशल चेंज को। सोशल चेंज कभी भी एक दिन में नहीं आता है, सोशल चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन हर सोसाइटी को सोशल चेंज फेस करना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते ही हैं। उसका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी सोसाइटीज़ के रूल्स होते हैं, चाहे इकोनॉमिक रूल्स हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, डेमोग्राफिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, किसी भी तरीके का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता ही आता है। जैसे कि अगर हम देखें, पहले हम लोग फ्यूडल सोसाइटी थे, या उससे भी पहले एग्रेरियन सोसाइटी थे, लेटर जितने भी लोग थे सब एक कम्युनिटी हुआ और उसमें सारे लोग बराबर होते थे। लेटर जो है फ्यूडल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो गया। फ्यूडल सोसाइटी जब ख़त्म हुई तो फिर जो है सो दूसरे तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। या पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पहले एक ट्राइब होता था, ट्राइब से जो है सो फिर विलेज बना, विलेज से जो है सो डिफरेंट असेंबलीज बनने शुरू हो गए, और आज हम एक जो है सो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसी चीज़ को हम देखते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गया। तो किसी एक पॉइंट से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते गए। अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज देखते हैं तो पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या था, एक कोई लकड़ी, शुरुआती दिनों में एक लकड़ी का डंडा है, एक लकड़ी का डंडा है, इससे अगर जो है हमको सोइंग करना है तो इसी से जो है सो ये जो लैंड है इसमें गड्ढा किया और इसमें बीज डाल दिए, हो गया, यही हमारा टेक्नोलॉजी था। लेकिन आज अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं हमारे पास फार्मिंग के लिए, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। आज के समय में कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज भी, जैसे मोबाइल जैसी चीज़ें जो है पहले नहीं थी, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। हमारे सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज ये हो गया। उसी तरीके से अगर हम मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन देखें, एक इंस्टीट्यूशन लेट्स की वो मैरिज है, ठीक है। मैरिज अगर हम बात करें तो पहले अरेंज्ड मैरिज होती थी, फिर लव मैरिज, फिर जो है सो लिव इन शुरू हो गया। अब जो है सो अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला सोलोगैमी होता है जब एक इंसान, ये एक पर्टिकुलर इंसान खुद से ही शादी करे, यानी वैसे ही सारे शादी के जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं सब कुछ होता है, सारे फंक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन दूल्हे के नाम पे ये जो गर्ल है ये खुद से ही शादी कर ले, ये हो गया सोलोगैमी। ये हमें देखने को मिला गुजरात में, इंडिया में। फर्स्ट सोलोगैमी हमें 2022 में देखने को मिला इंडिया में। क्षमा बिंदु, नाम भी याद कर सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, क्षमा बिंदु, ये फर्स्ट पर्सन थी इंडिया की जिन्होंने सोलोगैमी किया। तो देखते हैं किस तरीके से अरेंज्ड मैरिज से सोलोगैमी तक का जो सफ़र है हमारा, वो एक सोशल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वो सोशल चेंज को बताता है। वहीं जो सोशल कंटिन्यूटी होती है, जैसे कि पहले जो अभी से लेट्स की 100 साल पहले तो जितने भी लोग होते थे अधिकतर वो फुल कपड़ा पहनते थे, जो औरतें होती थी या जो पुरुष होते थे वो या तो धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, साड़ी पहनते थे, इसी तरीके के कपड़ा जो है हमें देखने को मिलता था, इसी तरीके का ड्रेसिंग सेंस हमें देखने को मिलता था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथिंग आ गए हैं, तो लोग सब कुछ पहनते हैं। लेकिन जब भी पूजा, कोई भी वर्शिप, कोई भी ऑस्पिशियस डे आ जाए तो उस दिन लोग क्या करते हैं, फिर वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन लेते हैं, उस दिन वो साड़ी वियर कर लेते हैं। इससे क्या पता चलता है, जो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, सोशल चेंज आया है सोसाइटी में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें वो जो पास्ट है, पास्ट से जो उसका लिंक है वो लोग बना के रखे हुए हैं। उस पूजा वाले दिन साड़ी का पहन लेना हमारा सोशल कंटिन्यूटी को बताता है।
जो आज भी पूजा का या कोई भी जो ऑस्पिशियस डेज होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट डे होता है, उस दिन जो लोग साड़ी पहन रहे हैं ये, या फिर जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता या कुछ ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं, जो डेली वेयर में वो नहीं पहन रहे। वो बता रहा है जो मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा है सोसाइटी में, लेकिन लोग अपने ट्रेडिशन को भी पकड़ा हुआ है, ट्रेडिशन को छोड़ नहीं रहा है। ये चीज़ बता रहा है जो हमारा जो पास्ट से लिंक है, इस चीज़ को कंटिन्यू रखना ही सोशल कंटिन्यूटी कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट था आगे की चीज़ों को समझने से पहले समझ लेना। अब हम बात करेंगे जो हमारा लेक्चर था आज का, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है। बुक में जो लाइंस दिए गए हैं उसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होता क्या है। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो टर्म है ये सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया था। सी राइट मिल्स एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे जिसके द्वारा यह टर्म दिया गया था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन टर्म 1959 में दिया गया था। द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन नाम से एक बुक पब्लिश किया गया था सी राइट मिल्स के द्वारा, उसी में इस कंसेप्ट को डिस्कस किया गया था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को। तो अब समझते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आखिर ये कंसेप्ट दिया क्यों गया सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो अगर हम सी राइट मिल्स जो हैं, सी राइट मिल्स यहाँ भी डाला हुआ है सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स का लाइफ स्पैन देखें तो ये 1916 से 1962 थे। और हमें पता है 16 के बाद जो है हमें देखने को क्या मिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाइनटीन 39 से 1945, और ये वो पीरियड है जब जो सोशोलॉजिस्ट हैं सी राइट मिल्स ये अपने एडल्ट एज में थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, और इसके कारण जो सोसाइटी में चेंजेज आए थे उसको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो ये लोगों को ये बताना चाहते थे कैसे जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर हमारा लाइफ जो चेंज हुआ इस वर्ल्ड वॉर के कारण, जो चेंजेज आए हैं लाइफ में, किसी एक इंडिविजुअल के लाइफ में जो भी चेंजेज आए हैं वो चेंज हमारे सोसाइटी को कैसे चेंज कर रहा है, या हमारा सोसाइटी जो चेंज हो रहा है उस वर्ल्ड वॉर के बाद वो कैसे एक इंडिविजुअल के लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे वो एक इंडिविजुअल के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को वो लोगों को समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक वर्क लिखा द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसमें उन्होंने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में बात की है। जैसे कि मानते हैं ये एक इंडिविजुअल है, ये अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ये बहुत सारे लोग हैं, ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये भी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अब ये एजुकेटेड है, ये भी एजुकेटेड है। तो क्या अगर हम पर्सनल प्रॉब्लम देखें, अगर ये पर्सन देखे तो इसको लगेगा जो हम अनएम्प्लॉयड हैं, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, क्यों, और एजुकेशन भी लिया हुआ है, अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर किसी के पास सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होगा वो एक बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश करेगा। क्या वो अकेला पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, या दो चार ऐसे पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है इस इकोनॉमी में, या जिस कंट्री में वो रह रहा है, या जिस एरिया में वो रह रहा है, क्या वो अकेला या दो चार ही ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो डॉट कर सकता है जो हाँ चलो मेरा एजुकेशन अच्छे जगह से नहीं हुआ इसलिए अनएम्प्लॉयड है, शुरुआती स्टडी मेरा अच्छा नहीं है, मेरा बेसिक्स अच्छा नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इस कारण से अनएम्प्लॉयड है, ये मान सकता है। लेकिन जब ये एक लार्ज ग्रुप में देखने की कोशिश करेगा और इससे पता चलेगा जो जिस एरिया से ये बिलोंग करता है उसमें सिर्फ ये अकेला इंडिविजुअल नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड है, बल्कि इसके जैसे बहुत से लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, और जो भी एक वेल टू डू जॉब के लिए चाहिए वो सारे क्वालिटीज़ हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। तो फिर वो अगर वो उसके पास सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होगा तो एक बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश करेगा और वो बताएगा जो जिस एरिया में वो रह रहा है या जिस इकोनॉमी का वो पार्ट है उसमें कुछ गड़बड़ी है। अब क्या गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है ले ऑफ हो रहा हो, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हमें देखने को मिला था, जो कंपनीज थी वो लोगों को
जो एम्प्लॉयज़ थे उसको जॉब से निकाल रहे थे। निकालने का कारण क्या था? तो हमारा इकोनॉमी जो था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, डिमांड जो था वो कम हो गया था, जो प्रोडक्शन था वो सही से था नहीं लॉकडाउन के कारण, जिस कारण कंपनीज जो है वो ले ऑफ कर रही थी। तो एक कारण हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के इंक्रीज़ होने का, या फिर अदर कारण भी हो सकते हैं, जैसे जो नॉलेज चाहिए, हो सकता है ये सारे लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन आज जो स्किल जो कंपनी, लेट्स की ए कंपनी है, ए कंपनी में काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज नहीं है उसके पास, कोडिंग चाहिए, कोडिंग का अच्छा नॉलेज नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नॉलेज, यानी जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चैट जीटीपी, इस सब का जो लेटेस्ट डिमांड है मार्केट में, वो स्किल गैप है वहाँ पे। उस चीज़ को जो जितने भी लोग हैं उस एरिया में वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एक कंक्लूजन पे निकलेगा, ये कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, और फिर उस कारण पे हम काम कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखते रहते हैं, जो अगर कोई बहुत ही पिछड़ा और इकोनॉमिकली अच्छा एरिया नहीं होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स लाते रहते हैं, जैसे कि स्किल इंडिया हो गया, खेलो इंडिया हो गया, ताकि लोग अपने हेल्थ को अच्छा कर सके। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है, जो अगर कहीं पे पुअरनेसनेस जो है, लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस में जीवन जी रहे हैं, होमलेसनेस है, मतलब घर नहीं है लोगों के पास, तो उसके लिए जो है इंदिरा गांधी आवास योजना, यानी आवास योजना जो है अर्बन, आवास योजना रूरल, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट स्कीम्स लाते रहते हैं ताकि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो इसका अर्थ ये हो गया, जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसको हम कैसे समझेंगे? तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किसी भी चीज़ को, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किसी भी आइडियाज़ को, किसी भी इशू को, किसी भी आइडियाज़ को, किसी भी इशू को एक इंडिविजुअल से हटा करके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना, यही है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। जो कॉमन सेंस है, अब बाद में पढ़ेंगे कॉमन सेंस क्या है, जो कॉमन सेंस नॉलेज है, इससे हटके कुछ लॉजिक, कुछ रीजनिंग के साथ किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना, यही है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। और ये जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होता है, इसमें हम जिस चीज़ का यूज करते हैं वो उस जगह का हिस्ट्री क्या है, वो सोसाइटी कैसा है, और इंसान का बायोग्राफी, ये तीनों चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी सोसाइटी, बायोग्राफी और हिस्ट्री, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। कैसे? लेट्स कि ये एक सोसाइटी है ए, एक सोसाइटी है, ए सोसाइटी है। कैसे? सोसाइटी, बायोग्राफी और हिस्ट्री कनेक्टेड है। आज कोई एक सोसाइटी है ए, लेकिन क्या ये सोसाइटी जैसे आज एग्जिस्ट करता था वैसे ही एग्जिस्ट करता था हमेशा से? नहीं, इसका कोई एक रूट्स होगा, एक रूट होगा, इस रूट्स में आया होगा इवोल्यूशन। और ये रूट कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा? ये उसके हिस्ट्री में या उसके ज्योग्राफी में छुपा होगा, और यहाँ से इस सोसाइटी का इवोल्यूशन हमें देखने को मिला, और आज ये सोसाइटी जिस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें देखने को मिलता है। ये एक पर्सन है ए, ये ए पर्सन जो है वो इस सोसाइटी से बिलोंग करता है। अब आज अगर उसको जिस तरीके से वो एजुकेशन ले रहा है, या जिस तरीके के लोगों से उसका मिलना है, या फिर जिस तरीके का फूड हैबिट्स उसका है, ये सारा जो इस सोसाइटी का है, ये सारा इस सोसाइटी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कौन होगा? ये ए पर्सन। और यही जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही उसका बायोग्राफी भी है, यानी एक इंसान का नेचर कैसा, ह्यूमन नेचर कैसा, वही बायोग्राफी होता है। और ये सारे चीज़, ये बी जो पर्सन है, ये कहीं वैक्यूम में अपने आप को डेवलप नहीं किया है, बल्कि वो एक सोसाइटी में डेवलप हुआ है, और सोसाइटी में चूँकि उसका ग्रोथ हुआ है, सोसाइटी में वो जो है बड़ा हुआ है, तो सोसाइटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस किया है कि वो इस तरीके का एक पर्सन बने बड़े होकर के। लेट्स की एक सोसाइटी था जहाँ पे सारे लोग डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, या फिर कोई ना कोई जॉब्स कर रहे थे, चलो कोई सारे जॉब्स कर रहे थे, लेकिन उस सोसाइटी में कोई भी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा था। अब एक पर्सन आया उसी सोसाइटी से, वो बोलता है हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। अब ये पर्सन जो है, क्या ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इसको? सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो सोसाइटी के ट्रेड्स थे, जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे, जो सोसाइटल वैल्यूज़ थी, उसको इसने फॉलो नहीं किया।
तो इस तरीके से सोचना, सोसाइटी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना, कैसे सोसाइटी जो है, कोई भी इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, जिस सोसाइटी से वो आता है वो, या जिस तरीके का उसने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसके सोसाइटी का क्या रोल है, उसके सोसाइटी में रहने वाले लोगों का क्या जो है सो इम्पैक्ट है, और वो सारे इम्पैक्ट्स मिल करके एक नया इंडिविजुअल तैयार करता है। तो अगर देखें तो वो एक अकेला इंडिविजुअल है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी उसके पीछे है। तो इसी इंटरकनेक्शन को समझना, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझना ही सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है। अगर हम कॉमन सेंस से देखें, लेट्स एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कॉमन सेंस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन सेंस क्या होता है? ये एक चाय की टपरी है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स बैठे हुए हैं और सारे लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब कोई एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ये इसके पास कॉमन सेंस है, इसके पास सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है। अब ये क्या सोच रहा है, कोई बात नहीं, सारे लोगों को चाय पीने का मन है इसलिए चाय पी रहे हैं, खाली टाइम है इसलिए चाय पी रहे हैं, कुछ करने को नहीं है इसलिए सब चाय पी रहे हैं, सुबह का टाइम है इसलिए चाय पी रहे हैं। ये इस तरीके से सोचेगा, ठीक है। अगर किसी के पास सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है तो वो कैसे सोचेगा? ये सारे लोग चाय पी रहे हैं, मतलब इसके बीच में सारे आपस में सब तो चुप होकर के चाय पी नहीं रहे होंगे, कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ आपस में जो है सो कन्वर्सेशन हो रहा होगा, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस इंटरेक्शन से हो सकता है न्यू आइडियाज़ आ जाए, न्यू आइडियाज़ आ जाए। हो सकता है जो अभी जो यानी पॉलिटिक्स में जो भी कुछ चल रहा है उस पर ये बातें कर रहे हों, ये किस तरह के लोगों को वोटिंग करना चाहते हैं, ये उस आइडियाज़ पे जो है सो काम कर रहे हों। यानी अगर किसी के पास सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होगा तो वो कॉमन सेंस से अलग होकर के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को सोचने की कोशिश करेगा। और वो ये पर्सन ये भी सोच सकता है जो अगर इतने लोग टी यानी चाय पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका प्रोडक्शन भी होता होगा, यानी ये हमारे देश के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में इसका पार्ट है। अगर इसका प्रोडक्शन हो रहा होगा तो कहीं पैकेजिंग हो रहा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, यानी एक चाय की टपरी को वो सोच करके वो कई सारे चीज़ों को, सोसाइटी में होने वाले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को वो सोच रहा है। तो ये हो गया सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो अभी तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो वो यही था, जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो हमारे सोचने का तरीका है उसको जैसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें देता है। एक क्रिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है, एक लॉजिकल और रीजनिंग होना ज़रूरी है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के लिए। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कॉमन सेंस के साथ नहीं किया जा सकता है। हमारे लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी है उससे जुड़े हुए होते हैं। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को, जितने भी इवेंट्स होते हैं और वो सोसाइटल इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेगा डे टू डे लाइफ में। अब बुक्स में जो दिया गया है, जो लाइन्स दी गई हैं उसको रीड कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है। The sociological imagination, the personal problem and the public issue. We began with a set of suggestions that drew our attention to how the individual and the society are dialectically linked. This is a point that sociologists over several generations have been concerned with. C. Wright Mills rests his vision of the sociological imagination precisely in the unraveling of how the personal and the public are related. यानी ये सेवरल डिकेड से जो है, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो थिंकर्स हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, जो कैसे जो है सोसाइटी एक और पर्सनल प्रॉब्लम आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जिन्होंने समझाया वो सी राइट्स मिल थे, और इन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को बताया जो कैसे हमारा पर्सनल और पब्लिक जो इशूज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। The sociological imagination enables us to grasp history and biography and the relation between the two within society. यानी कैसे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें ये भी बताता है जो कैसे एक सोसाइटी या एक इंडिविजुअल का हिस्ट्री से भी कनेक्शन है और सोसाइटी का बायोग्राफी से भी कनेक्शन है, और कैसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अभी हमने एक डायग्राम देखा था हिस्ट्री, बायोग्राफी और सोसाइटी का। That is its task and promise. Perhaps the most fruitful distinction with which the sociological imagination works is between the personal trouble of the milieu and the public issues of the social structure.
Troubles occurs within the character of the individual and within the range of his immediate relation with others. They have to do with his self and with those limited areas of social life of which he is directly and personally aware. Issues have to do with matters that transcend this local environment of the individual and the range of his inner life. इसमें वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो मैंने पहले ही समझा दिया है। इसमें बताया गया है जो ट्रबल्स होता है, यानी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, उसको इन्होंने सी राइट मिल्स ने जो जिस टर्म को समझाने के लिए यूज किया वो ट्रबल्स यूज किया। और जो इशूज़ होते हैं, अगर वो लार्जर सोसाइटी में वही सेम चीज़, लेट्स की अनएम्प्लॉयमेंट या होमलेसनेस अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक इशू बन जाता है और बाद में वही एक क्राइसिस को भी जन्म देता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल का कोई प्रॉब्लम है, प्राइवेट प्रॉब्लम है अगर कोई, तो वो एक ट्रबल्स है। इस चीज़ को इन्होंने बताने की कोशिश की। The facts of contemporary history are also facts about the success and the failure of the individual men and women. When a society is industrialized, a peasant becomes a worker, a feudal lord is liquidated or becomes a businessman. When classes rise or fall, a man is employed or unemployed. यानी इसमें इन्होंने बताया जो कैसे जो है सो सोशल चेंजेज आता है। सोशल चेंजेस भी जो आता है या जो इशूज़ होते हैं, लेट्स की एक इंडस्ट्री लग गया। इससे पहले फार्मर्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे और इसके ऊपर हो सकता है जो एक किंग होगा उसके नीचे जैसे ढेर सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे और नाइट्स थे, नाइट्स भी थे यहाँ पे। लेकिन अब जो है क्या हो गया, इकोनॉमी में चेंज आ गया। पहले ये एग्रेरियन सोसाइटी था, अब ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे यही बाद में अपने आप को चेंज कर लेंगे। कौन बन जाएंगे, चूँकि इनके पास पहले से पैसा है, पहले से ये पैसा एग्जिस्ट करता है इनके पास ऑलरेडी है, यही बाद में बन जाएंगे बिजनेसमैन। ये फार्मर्स तब भी गरीब था और आज भी गरीब है, ये बन गया वर्कर। अगर ये वर्कर है तो क्या इसका कनेक्शन हिस्ट्री से नहीं है? अगर आज के इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कोई वर्कर ग्रुप से है, क्या हम इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं जो हो सकता है इससे पहले जो हिस्ट्री इसका हो वो कहीं ना कहीं फ्यूडल क्लास हो सकता है इसके पास अच्छे खासे अमाउंट में लैंड ना हो। इन सारी चीज़ों को अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे, डीप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। जो इसके पास लैंडलेसनेस थी, इसके पास अपना लैंड नहीं था, अगर था भी तो बहुत छोटा सा लैंड था जिस पे ये बहुत कुछ अपने सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं था उससे ये, और अगर उस लैंड पे ये काम करता तो इसके लाइवलीहुड के लिए वो सफिशिएंट नहीं था। अगर हम बिजनेसमैन जो आज का जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका लिंक हमें फ्यूडल कम्युनिटी से देखने को मिलेगा। अगर कभी भी देखते हैं जो इकोनॉमी डाउन चल रही है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, चाहे वॉर के कारण हो या कोई अदर रीजंस हो, अगर इकोनॉमी फॉल हो रही है हमें तुरंत उसका इम्पैक्ट हमें सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाते हैं, आपस में जो है सो लोगों डिफरेंट इशूज़ हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो किस तरीके से सोसाइटी, इंडिविजुअल यानी बायोग्राफी और हिस्ट्री आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसी चीज़ को सी राइट मिल्स ने समझाने की कोशिश की। यहाँ पे नेक्स्ट में ये 1959 ईयर है जब सी राइट्स मिल के द्वारा ये बुक लिखा गया था, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, वही ईयर इसमें डाला गया है और उसी बुक से कुछ पार्ट्स इसमें NCERTs में डाला गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट योजना है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना और हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में एक अलग से वीडियोज़ में बात कर लेंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है सो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, या होमलेसनेस जो है जिस इशू को इस बुक में ऊपर उठाया गया है, होमलेसनेस को एक्टिविटी वाले पार्ट्स में। तो अभी फ़िलहाल जो है सो कौन से योजना चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, या एक अलग से वीडियो बना लेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।